आवाज जैसे। आवाज आ रही है दीपक गुड जी? मॉर्निंग सर। गुड हाँ जी, मॉर्निंग। हाँ जी सर, हाँ जी। आपकी नींद खराब हो रही है आजकल, 7 बजे से ना टाइम। ना ना सर, ये तो अच्छी बात है सर। हाँ ठीक है, चलिए 7 बजे से। अभी एक मैडम है, वो पता नहीं अभी भी सो रही हैं। एक मैडम ने शायद कोई बात पहले ही सरेंडर कर दिया कि साथ एक वीक के बाद जुड़ेंगे। तो ये एक नहीं। कोई आप लोगों बात को मैं क्लियर बता दूं ना, ये मैंने एक समझिए एक तरीके का प्रीमियम बैच है। इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो हार्डकोर प्रैक्टिस करेंगे या जिनको इसको इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट के लिए एकदम मोटे तौर से जो है ना कि ऐप के ऊपर हम लोगों ने बेस रखा है। और यहाँ पर जो लोग जैसे कि एडीजे वाले हैं या जिनको एकदम लॉ का एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए ताकि एग्ज़ाम भी निकल जाए या प्रैक्टिस में भी काम आ जाए, वैसे लोगों को यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भीड़ कम होगी, आपके लिए क्वेश्चन आंसर करने का अच्छा मौका रहेगा। इसमें मैक्सिमम मेरा टारगेट है 10 स्टूडेंट्स का, उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग को फिर आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बीएनएसएस की जर्नी। देखिए, लास्ट सेशन में तो कुछ हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, चलिए हम लोग यहाँ पर छोटा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीएनएसएस जो आया है, ये बेसिकली हमारा जो पुराना एक्ट था सीआरपीसी, वहीं से निकल कर के आया है। और अगर आप लोग को थोड़ा याद बता दूं तो सीआरपीसी 1973 का है, और ये सीआरपीसी 1973 से पहले सीआरपीसी था 1898 का। ठीक है, और इससे भी पहले चले जाएंगे तो सीआरपीसी जो हमारा चलता था वो 1882 का चलता था। इस तरीके से था पूरा सीक्वेंस। तो मेजर अमेंडमेंट यहाँ पर हुए आज़ादी के बाद 1973 में। अब तो ये सब को हम लोग इन लोगों का नाम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनको कर दिया सरकार ने रिपील। रिपील एक वर्ड होता है। आप क्या नाम है दीपक जी, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सब हाँ, मैं कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी। सर, कर रहा हूँ। हाँ, रिपील शब्द का, अब रिपील कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे और कहाँ पर लिखा जाता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा, जब पूरा एक्ट ये लोग ड्राफ्ट कर लेते हैं, पूरी एक्ट जब लिख लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो लास्ट में ये कहते हैं कि भाई हमने इस एक्ट को क्या करना है, रिपील कर देना है पुराने वाले एक्ट को। तो ये आपको 500 प्लस सेक्शंस है इसमें। ये देखिए आप लोग आ गया, देखिए यहाँ पर 531, दिस इज द लास्ट सेक्शन। ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का, ध्यान से अभी मैं सब बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, रिपील एंड सेविंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, जैसे दीपक जी आपके लिए कह रहा हूँ, अभी हाँ रिपील जी। एंड सेविंग आपको समझना है। ये तो सबके लिए है ऐसे, लेकिन समझिएगा रिपील और सेविंग का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज हियर बाय रिपील्ड। रिपील्ड शब्द का मतलब होता है कि आप ऐसे मान लीजिए कि कोई आदमी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मतलब वो पैदा हुआ ही नहीं था, उसका जन्म ही नहीं हुआ था। सो यहाँ पर इस शब्द का लिखने का मतलब है कि सीआरपीसी कभी था ही नहीं इस हिंदुस्तान में, कभी था ही नहीं। ठीक है, ये कहने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया अब सीआरपीसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना तो हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं आज की तारीख से आगे। मतलब जब ये लागू हो जाएगा उस तारीख से आगे हम इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वो उस डेट से ख़त्म हो जाएगा। सो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज हियर बाय रिपील्ड। लेकिन अभी जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर ये पुराने यानी सो कॉल्ड सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही केसेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, ये सेक्शन है 531, 531 की वजह से। क्योंकि ये यहाँ पर जो सब सेक्शन 2 है ये कहता है कि भाई अगर ठीक है पुराने कानून खत्म हो जाते हैं, सीआरपीसी हमारा 1973 खत्म हो गया है, लेकिन जो पुराने कानून जो अभी तक चल रहे हैं, जो जिसमें केसेस पेंडिंग है, वो ऐसे एज इट इज कंटिन्यू चलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग शब्द का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड्स का ही मतलब बता देंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत मीनिंगफुल हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है तो पर भी, हिंदी में लिखते हैं तिस पर भी, तो पर भी। ठीक है ना, हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैंने 4 कप कॉफ़ी पी ली है, तो पर भी मैं और 5 कप पी सकता हूँ। मैंने 5 रसगुल्ले खा रखे हैं, तो पर भी मैं 5 और एक्स्ट्रा खा सकता हूँ। मतलब मेरा पेट ऑलरेडी भरा है फिर भी मैं खा सकता हूँ, फिर भी हो सकता है। तो इसने कहा, इसने ये कहा कि ठीक है मैंने सीआरपीसी को रिपील कर दिया है, तो पर भी सच रिपील, जो रिपील हुआ है उसका असर।
इफ इमीडिएटली, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सीधे बता देता हूं, यदि इमीडिएटली, अगर इस संहिता के लागू होने के पहले, यानी हमारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के पहले यदि कोई अपील है, यदि कोई एप्लीकेशन है, यदि कोई ट्रायल है, यदि कोई इंक्वायरी है, यदि कोई इन्वेस्टिगेशन है जो कि पेंडिंग है, ठीक है, तो अगर कोई अपील पेंडिंग है इस संहिता के लागू होने के ठीक पहले, कोई एप्लीकेशन किसी कोर्ट में पेंडिंग है, कोई ट्रायल चल रहा है, कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो फिर उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। सो सच अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन shall be disposed of, continued, held off, made as the case may be, in accordance with the, इन अकॉर्डेंस विथ, ये भी एक मुहावरा है, एक फ्रेज है। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार, ठीक है, एकदम छोटे छोटे टर्म्स में मैं शेयर कर दे रहा हूँ। इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार, द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। तो यानी कि इसका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर मीनिंग देता है कि ठीक है, सीआरपीसी को हमने रिपील कर दिया एज पर, अब ये पूछ सकता है एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो एज पर सेक्शन 531 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी हैव बीन रिवील्ड, हियर बाय रिपील्ड। लेकिन रिपील। अब ये यहाँ पर है कि भाई पुराना कानून, उसके लिए तुरंत उन्होंने कह दिया कि रिपील तो हो चुका है, बट स्टिल अगर इस कानून के, नए कानून के लागू होने के बाद भी जो कोई पहले से अपील चल रही होगी पेंडिंग, कोई एप्लीकेशन चल रही होगी पेंडिंग, कोई ट्रायल चल रहा होगा पेंडिंग, कोई इंक्वायरी चल रही होगी पेंडिंग, या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी पेंडिंग, तो उन अपील, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का डिस्पोजल उस पुराने सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा। एकदम साफ सुथरा इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि रिपील शब्द का क्या मीनिंग निकलता है, और सेविंग का, सेव, अब रिपील का मतलब रिपील खत्म कर दिया, और सेविंग का मतलब जो पुराने प्रोविजंस हैं उसको सेव कर लिया। ये बहुत सारे लॉ स्टूडेंट को भी जल्दी समझ में नहीं आता, ये लोग पढ़ाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है इसको, नॉर्मली नॉर्मली इसको कोचिंग क्लासेज में नहीं बताया जाता है, लेकिन चूंकि आप लोगों का जो है एक्सटेंसिव नॉलेज वाले लोग हैं आप लोग, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन थोड़ा आपको जानना चाहिए। अब चलिए इसके बेसिक्स पार्ट पर चलते हैं। अभी जैसे इसमें बहुत सारे टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर दिए, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे टर्म अपने आप में अलग अलग मीनिंग रखते हैं और अलग अलग टर्मिनोलॉजी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले देखिए, ये रहा हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके, अब इसमें क्या सीन है कि हमारे लिए यहाँ पर इसमें टोटल नंबर, उनको उतारना है उतार लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 531 है। कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं? 531। अब आप ये कैसे देख सकते हैं, तो मैं आपको सामने से दिखा के बताता हूँ। देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमने को बेयर एक्ट जो आपके पास है उसमें लास्ट सेक्शन आप ढूंढ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसमें लास्ट सेक्शन। ये रहा हमारा, ये हमारा रहा 531, अभी जो हम लोगों ने देखा था ये रहा। सो 531, दिस इज द लास्ट सेक्शन, उसके बाद शेड्यूल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन बी एन एस एस इज 531, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज 39। जो सीआरपीसी है उसमें 37 है, इसमें 39 है। दो चैप्टर इसमें उल्टा बढ़ा दिए हैं, घटाए नहीं हैं, बढ़ा दिए हैं। आपको ये देखने को है तो देखिए, यहाँ से देखिए, चैप्टर है 30 और ये 9, 30 प्लस 9 39, तो रोमन है, आप लोग सब समझदार लोग हैं। और ये रहा 38, तो ये 39, सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स ही थे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं? दो। अब ये समझिए कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहते हैं। अब ये बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अनुसूची क्या होती है, शेड्यूल्स क्या होता है। पहले ये समझिए, शेड्यूल शब्द का मीनिंग क्या था। अनु का मतलब होता है छोटा, हिंदी में लिखा रहता है तो अनुसूची बोलते हैं। अनु का मतलब होता है छोटा, और सूची का मतलब होता है लिस्ट। तो एक छोटी लिस्ट होगी, तो आपके बीएनएसएस में, हमारे बीएनएसएस में जो छोटे लिस्ट है कितने हैं हमारे पास, उसी को हिंदी में कहते हैं अनुसूची और इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। तो हमारे पास कितने छोटे लिस्ट हैं? तो हमारे पास दो हैं,
एक है फर्स्ट शेड्यूल और है दूसरा सेकंड शेड्यूल। ये कहाँ से देखने को मिलेगा? ठीक इसी के नीचे है, द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल। इसमें सेकंड शेड्यूल नहीं शो कर रहा है, ये आपके बेयर एक्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप उसमें देख लेना, आपके बेयर एक्ट में रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल, उसमें आपको दो मिलेंगे, हैं आपके बेयर एक्ट में? नहीं है, देख के बताइए। दो शेड्यूल हैं आपके बेयर एक्ट में? मेरे बेयर एक्ट में नहीं शो कर रहा है, ये सरकारी वेबसाइट से लिया गया बेयर एक्ट है, तो थोड़ी बहुत खामियां हो सकती हैं कंफर्मेशन में। देखिए और बताइए, मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। मिला आप लोगों को दो शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, कि नहीं मिला? बताइए। नहीं मिला? देखिए, नहीं सर। नहीं मिला। अपना इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स 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 समझते हैं ना, शुरुआत वाले पेज एकदम, देखिए शुरुआत से मैं दिखाता हाँ, हूँ। मिल गया सर, फर्स्ट मिल शेड्यूल, मिल गया ना? अब सेकंड देखिए शेड्यूल, इस हाँ जी हाँ जी। इस बेयर एक्ट में जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, ये इनका टाइपिकल एरर है, ये मेरे घर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकारी साइट का है। लेकिन हाँ, इसके अंदर में इन्होंने दे रखा है सेकंड शेड्यूल, मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड शेड्यूल। इसके अंदर ये रहा, देखिए सेकंड शेड्यूल दिखा, अंदर में इन्होंने दे रखा है, बाहर इन्होंने नहीं लिखा है, वो अलग बात है। और यहीं से शुरुआत है सेकंड शेड्यूल, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो गया और ये सेकंड शेड्यूल शुरू हो गया। तो एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिनको भी ये बीएनएसएस पे कमांड करना है, ठीक फिर से बता दे रहा हूँ, बीएनएसएस पे अगर कमांड करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको इन दो शेड्यूल्स के ऊपर कमांड करना चाहिए। तो इसका फायदा क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो, पहले ये समझिए कि इस सूची में अंदर यानी जो सो कॉल्ड शेड्यूल है, शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो अगर आपको मैं यहाँ से पहले बता दूं कि दो शेड्यूल हैं, और दो शेड्यूल में सबसे पहला जो शेड्यूल है उसमें क्लासेज हैं, क्लासेज का मतलब आप समझ रहे, कैटेगरी। तो वो ऑफेंसेज की कैटेगरी बताई गई है। ऑफेंसेज मैंने कल बताया था दीपक जी, आपको याद होगा लास्ट हाँ जी सेशन। हाँ जी हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफेंसेज की कैटेगरी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आप अपने शेड्यूल में, तो आपको यहाँ देखिए मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये। क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल, यहाँ देखिए यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। हाँ, ये देखिए यहाँ पर पहले ऑफेंस लिखा होगा, फिर यहाँ पर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल नॉन बेलेबल, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। ये सूची है, ये शेड्यूल है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ। देखिए 60, अभी इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। सी, द फर्स्ट शेड्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, यानी इस तरीके से कहिए कैटेगराइजेशन करना। तो किस चीज़ का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं हम? ऑफेंस का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ऑफेंस का मतलब हो गया अपराध। अब मैंने बताया था कि अपराध तो एक शब्द होता है, जैसे ये लॉ बड़ा डेंजरस मामला होता है, हम लोग लॉ, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं मदर एंड फादर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा मदर एंड फादर, तो अपने हिंदी में कहते हैं माँ, लेकिन लॉ ऐसा है ना कि वो छेड़ता है, हम लोग उसी को अच्छे शब्द में कहते हैं, अच्छे वर्ड में कहते हैं इंटरप्रिटेशन। लॉ कहता है कि भैया इंटरप्रिटेशन चलेगा क्या। अब यहाँ पर मैंने मदर का मतलब तो माँ बोल दिया, तो आप इसका मतलब हम्म क्या समझ दिएगा? नॉर्मली माँ का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल मदर। लेकिन लॉ कहता है नो, लॉ में घुसिएगा तो मदर के भी दो तीन मीनिंग निकल जाएंगे। एक तो वो जिसने सगी माँ जिसने पैदा किया है उसको कहेंगे बायोलॉजिकल मदर, दूसरी हो जाती है स्टेप मदर, तीसरी हो जाती है एडॉप्टेड मदर, एडॉप्टिव मदर, और चौथी आज के जमाने में निकल गई है वो है सरोगेट मदर। अब बताइए कहाँ से छेड़ने वाली बात है? आम आदमी पागल होगा कि नहीं होगा? आपने सिंपल एक वर्ड, हम लोग बचपन से बोलते हैं ये तेरी मम्मा है, ये तेरी मम्मी है, ये तुम्हारी माँ है, लेकिन लॉ कहता है भैया माँ का मतलब भी चार होता है। एक वो जिसने सगी माँ जिसने पैदा किया, बायोलॉजिकल मदर, दूसरी हो गई स्टेप मदर, तीसरी हो गई अडॉप्टिव। अडॉप्टिव का मतलब जो बच्चा गोद लेके आई है बाहर से, दूसरे के बच्चे को जिसने गोद लिया है, वो हो गई अडॉप्टिव वाली। और सरोगेट का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी आप लोग समझते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है फादर, तो फादर का भी एक होता है बायोलॉजिकल फादर,
जिसने खुद अपनी संतान पैदा करी है वो हो गया। इसमें दूसरा होता है स्टेप जो कि सौतेला पिता, तीसरा हो जाता है एडॉप्टिव, और चौथा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि सरोगेट फादर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट है, सरोगेट फादर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सरोगेट मदर क्या होती है? सरोगेट मदर में होती है कि वो एक्चुअली सिर्फ बच्चे को पैदा करने तक के लिए ड्यूटी लेती है। कोई भी औरत, कोई भी लड़की, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, दैट इज नॉट एन इशू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी दूसरे के संतान को जन्म देती है, बस उतनी ही उसकी ड्यूटी होती है, उससे ज़्यादा कोई ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन इस जो कॉन्सेप्ट जो आ गया है वर्ल्ड में या इंडिया में जो भी कहिए, इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक सर है सर। हाँ। सरोगेट क्या होता है सर? आवाज ही इसमें नहीं आई हमको। सरोगेट का मतलब होता है जैसे ये कपल है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है। अब क्या है कि वाइफ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ये कभी माँ नहीं बन सकती है, ठीक है, हाँ सर। शी कैन नॉट बी प्रेग्नेंट, ये नहीं हो रही कंसीव है नहीं। प्रेग्नेंट, ये कंसीव नहीं कर पा रही है या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, जबकि दोनों हेल्दी हैं। तो इनका क्या होगा, इनका स्पर्म और इनका ये ले करके, एग ले करके एक हेल्दी वुमन के अंदर क्या किया जाएगा, इंसर्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो हेल्दी वुमन है इसके फ्री में क्यों करेगी, ये बदले में चार्ज करती है। अब जितना चार्ज हो जाए, कोई 1 लाख मांगे, कोई 50 लाख मांगे, कोई 10 लाख मांगे, जितना जिसको चार्ज चाहिए उतना ले लेती है ये। तो ये बदले में फीस लेती है। तो ये इनका जो है ना एग और स्पर्म लेकर के इसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो सो कॉल्ड जो बच्चा होता है, इस दूसरी मदर, ये जो किराए किराए वाली मदर इसको हम लोग बोलते हैं, इस मदर के अंदर इसका धीरे 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 बच्चा 9 महीने जो होता है टिल डिलीवरी इसके पास रहता है। अब जी सर। इसको इससे लगाव नहीं करना, ये इससे प्यार मोहब्बत नहीं कर सकती है कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मेरा इस बच्चे पर राइट है, देयर इज नो राइट एट ऑल। अब इस बच्चे का जैसे ही जन्म देगी, बच्चे को जन्म देने के बाद ये इसको हैंड ओवर कर देगी। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। किसके साथ होगा, इस मदर के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, उसी का कॉम्पनसेशन इसको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसका फिगर खराब हो जाएगा, बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है। फिर जो एज ए जो होता है नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमन जैसे बच्चे की डिलीवरी देती है, तो उसके बाद उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं, लाइक उसके पास दूध बनना, बाकी सारी चीज़ें होती है। तो वो सारे इश्यूज किसके साथ होंगे, इस मदर के साथ होंगे। तो जो फिजिकल इसको जो तकलीफ होगी वो इसको होगी, तो उसके बदले में इसको कॉम्पनसेट किया जाता है कि भैया तुम इलाज करा लेना अपना, या जो भी है उसके बदले में वो लेती है पैसा, और ये बच्चा इसको डिलीवर करके दे देती है। ये होता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये खुद से अगर पैदा करती तो ये बायोलॉजिकल मदर होती। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। चलिए तो फिलहाल मुद्दे की बात क्या है कि हमारे पास दो शेड्यूल हैं। दो शेड्यूल में पहले शेड्यूल की हम बात कर रहे थे, तो पहले शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात होती है। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, तो इसको जरा अच्छे से सुनिएगा, सिर्फ समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जहां लिखने का मन करे लिख लेना आप। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को 2-3 बार इस टर्म को अच्छे से समझिए, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस मतलब क्या है, अपराधों का वर्गीकरण। अगर हिंदी आपके बेयर एक्ट में है तो उसमें आपको मिल जाएगा। अपराधों का वर्गीकरण मतलब ऑफेंसेस का कैटेगराइजेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि भाई अपराधों को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे चोरी एक अपराध है, डकैती एक अपराध है, रेप एक अपराध है, मर्डर एक ऑफेंस है, ये सब ऑफेंस है, क्राइम नहीं है, दीज ऑल आर ऑफेंसेस। तो अब चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एबडक्शन, ये सब क्या है, ऑफेंस है। तो इसको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे हो सकता है, क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो लॉ में दिमाग लगाया गया, जिन्होंने ड्राफ्ट किया उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इन्होंने कैटेगराइजेशन ऐसे कर दिया कि इन्होंने क्या किया कि जो दंड है किसी अपराध के लिए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्डर करता है व्यक्ति तो उसके लिए सिर्फ दो ही दंड है हिंदुस्तान के अंदर। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो सिर्फ दो दंड है, एक तो या तो फांसी की सजा होगी या तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन सुनिए, यानी कैटेगराइजेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 तरीके यहाँ पर अपना लिए। 4 वेज हैं, 4 मेथड्स हैं जिससे आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो। पहला, पनिशमेंट के आधार पर, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के आधार पर,
बेलेबल नॉन बेलेबल के आधार पर, और कौन से कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पनिशमेंट इन्होंने बता दिया है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है दीपक जी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको तो पता है, तनवीर जी को। हाँ जी। कॉग्निजेबल क्या होता है, जब पुलिस बिना वारंट के किसी को अरेस्ट करने का पावर रखे किसी अपराध में, अरेस्ट विदाउट वारंट। वैसे मामले, वैसे मसले, वैसे मैटर्स जहां पर पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का क्षमता रखती है, तो अभी पुलिस कैसे करेगी? तो ये बाकायदा अपराध के अंदर मेंशन होता है। जैसे मर्डर है तो मर्डर में पुलिस वारंट लेके नहीं आएगी, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है कि मैंने बताया था ना कि लॉ में तीन पार्ट्स होते हैं। तो सो कॉल्ड जो हमारा लेजिस्लेचर है, जिसने कानून बनाया है, उसने कानून बनाते वक्त वहां लिख दिया है कि ये जो कानून होगा, ये जो सेक्शन होगा, ये जो अपराध होगा, ये कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, एकदम साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। तो जैसे मर्डर है तो मर्डर के मामले में कभी भी आप पुलिस को नहीं बोल सकते हैं, कोई मर्डर के केस में पुलिस आएगी पकड़ने के लिए और उसको आप बोलिए कि अरे तुमने वारंट लाया है क्या, तो आपको दो थप्पड़ और लगा देगा। सो कॉल्ड जो भी है, जो भी अक्यूज होगा उसको चार थप्पड़ और जड़ सकता है, उसको राइट है ऐसा करने का। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जो मूवी में दिखाते हैं ऐसा बिल्कुल रियल लाइफ में नहीं होता है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसके लिए पुलिस को वारंट लाना पड़ता है। तो सिंपल फर्क कहाँ चला गया, सिंपल फर्क समझिए, इसमें लिखा रहता है अरेस्ट विथ वारंट। अरेस्ट विथ वारंट यानी जहां पर पुलिस को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होती है, उसको हम कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ऐसे एक मैंने रैंडम ले लिया। देखिए यहाँ पर कॉग्निजेबल लिखा हुआ है, सिर्फ कॉग्निजेबल, देखिए ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप देखते चलिए, एक रैंडम मैं आपको शो कर रहा हूँ, और कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन है ना, यहाँ देखिए यहाँ लिख दिया है नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। ये है नॉन कॉग्निजेबल, ओके। नाउ उसके अलावा तो ऑफेंस का जो क्लासिफिकेशन हुआ कैसे कैसे हो गया, एक तो हुआ हमारा सो कॉल्ड सेंटेंस के आधार पर, यानी सजा के आधार पर, ये सजा हो गई। उसके बाद कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, उसके बाद बेलेबल नॉन बेलेबल। बेलेबल नॉन बेलेबल सबको पता है, बेलेबल वो ऑफेंस होते हैं जो जिसमें बेल मिलता है, बेल एज ए राइट है, और नॉन बेलेबल वो ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल ज्ञान भी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा होगा, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बार ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को देखा होगा कि वो आदमी पुलिस को बुला लेता है, ठीक है। पुलिस को उसने बुला लिया। अब पुलिस को उसने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया कि सर ये मार रहा है, पीट रहा है, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी। अब जो इंफॉर्मेशन दिया उसके बाद पुलिस एक्टिव होकर सीधा घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां पर घटना हो रही है वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद जहां पर घटना हो रही थी वहां पर से किसी व्यक्ति को उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, उठा लिया, अरेस्ट नहीं बोलेंगे, उठा लिया, ठीक है। कस्टडी में लेना, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टडी में लेना, या इसको कहिए डिटेन कर लेना। अरेस्ट नहीं बोलते हैं, अरेस्ट एक अलग वर्ड है, ठीक है, अरेस्ट का मतलब भी बताऊंगा। सो कस्टडी में रखना, डिटेन करना, डिटेन कर लिया, कस्टडी में रख लिया। कस्टडी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप फादर हैं, आप पिता हैं, तो आपके पास बच्चा है, तो आप बच्चे की कस्टोडियन हो, बच्चा आपकी कस्टडी में है, मतलब आपसे बिना पूछे बच्चा इधर से उधर नहीं जा सकता है। या मेरा ही बच्चा है तो मेरे से बिना पूछे कहीं नहीं जा सकता है, उसको किसी भी काम को करने के लिए ही हैज टू टेक द परमिशन, बिना परमिशन वो कुछ नहीं कर सकता है। इसको सिंपल भाषा में कस्टडी समझिए। तो एक बार कोई बंदा अगर पुलिस की कस्टडी में चल गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पुलिस कस्टडी। तो पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद कोई भी आदमी पुलिस की मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। इवन ही कैन नॉट गो बाथरूम ऑल्सो, बाथरूम भी नहीं जा सकता है। उसको पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई जाना, क्योंकि हाजत में ऐसे भी बाथरूम होता नहीं है नॉर्मली, 99.99% में मैंने कहीं नहीं सुना है कि हिंदुस्तान में किसी पुलिस स्टेशन में, थाने के अंदर हाजत में, हाजत मतलब जहाँ पर पकड़ के बंद कर देते हैं, वहाँ पर कहीं कोई बाथरूम होता है, नहीं होता है, ठीक है। सो पुलिस कस्टडी का मतलब हो गया कि आप पुलिस की मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकते हैं। पुलिस आपको डायरेक्शन देगा तो आप कर सकते हैं, नहीं देगा तो नहीं।
अब आप इसको जो समझना है समझिए, इट इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ पनिशमेंट, ये एक तरीके का दंड ही होता है, ये भी एक तरीके से दंड ही है, मोटा मोटी अगर सोचिए तो अब क्या हो गया कि बंदे को तो भाई लेके आ गए, पकड़ करके लेके आ गए, जब थाने में लेके आ गए और पूरा मसला समझा, तो यहाँ पर क्या किया, कहा कि भाई अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को थाने पर ले आया जाता है तो पुलिस उसको ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकती है कि आज लाए हैं और उसको तुरंत छोड़ दिया। कुछ ना कुछ वो लिखवा के ही छोड़ेगा, उससे कुछ ना कुछ मैटर लेके ही रखेगा। क्योंकि पुलिस क्या करती है, इसको ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी समझिए। आपने मुझे भगाया, सपोज कीजिए आपने मुझे फोन किया, मैं भाग के आपके पास आया और पता चला कि कोई मतलब था ही, कोई मसला था ही नहीं, कि प्रॉब्लम थी ही नहीं, ठीक है, तो भी मैं क्या करूंगा कि यार तुमने मेरे को इतना भगाया, तुमने मेरे को इतना परेशान किया, तो ऐसा करो, एक चिट्ठी लिखो, एक लेटर लिखो कि अगर आगे से तुम ऐसा काम करोगे तो तुमको यहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा, जब हम तुमको बुलाएंगे तो या तो पुलिस वाले बुलाएं या तो कोर्ट बुलाए तो वहां तुमको आना पड़ेगा। उसको हम लोग जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको कहते हैं बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द धीरे धीरे बता रहा हूँ। जब भी पुलिस वाले नॉर्मली किसी पर्सन को पकड़ के लाते हैं, मैं पकड़ने की बात कर रहा हूँ, अरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अरेस्ट में बहुत फर्क होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो सामान्य तौर पर उस व्यक्ति से बॉन्ड लिया जाता है, उसको हिंदी में बंध पत्र भी बोल सकते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड में ये होता है कि उस पर सिर्फ लिख, बॉन्ड कुछ नहीं होता, जैसे जो शब्द मैं बोलूंगा उस शब्द ही बॉन्ड कहला जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं मुझे ये फ्लैट बेचना है, तो अब ये क्या हो गया, या मैं ये फ्लैट बेच रहा हूं, तो इसका मतलब आई हैव एन इंटेंशन टू सेल, तो मैं सेल कर रहा हूं। मुझे ये फ्लैट लीज पर देना है, तो मैं लीज की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ शब्दों का खेल है। तो जब कोई आदमी ये लिखता है कि मेरा नाम सो एंड सो है, आप जैसे लिख दिया मेरा नाम, माई जो भी नेम है यहाँ पर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रेसिडेंस मेरा यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं इसके द्वारा प्रॉमिस करता हूँ, अंडरटेकिंग लेता हूँ कि मैं सो एंड सो जब कभी भी पुलिस वाले मुझे थाने पर बुलाएंगे जरूरत के अकॉर्डिंग तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, या किसी तरह का कोई कॉल यानी किसी तरह की कोई बुलाहट या बुलाने का जो प्रोसेस कोर्ट से आएगा किसी भी तरीके से, तो उसको आदेश को उस आदेश का मैं पालन करूंगा। मतलब अगर कोर्ट तुमको भविष्य में बुलाएगी तो तुम कोर्ट में हाजिर हो जाओगे, अगर पुलिस वाले अगर थाने में अगर तुमको बुलाएंगे तो तुमको थाने पर आना पड़ेगा। ये लिखाने के बाद ही 99.9% केस में किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है थाने से, ऐसे नहीं। अब बहुत बार लोग क्या समझते हैं पता है, कि ये लिखवा लिया तो मेरी नौकरी नहीं होगी, ये नहीं होगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है रियल लाइफ में, तो बच्चे जो है कैंडिडेट जो है डर जाते हैं कि बॉन्ड लिख के आए तो मेरा नौकरी नहीं होगा, मेरा नाम चला गया किसी केस में, नहीं, कुछ नहीं है, वो अलग ही इशू है। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बता दिया। नाउ अब यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉग्निजेबल हो गया, नॉन बेलेबल बेलेबल हो गया, और ये जो लास्ट जो कॉलम है ये है जो ये बताती है कि भाई मामला किस कोर्ट में चलेगा। तो ये हमारे सो कॉल्ड कानून की किताब में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा। यहाँ पर लिख दिया है कोर्ट ऑफ सेशन, तो सेशंस कोर्ट में चलेगा। यहाँ लिख दिया एडी मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के किसी भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा। ये सारे मामले क्लियर कर रहा है। लेकिन हाँ, फिर से मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन आप झारखंड चले जाएंगे तो वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन नाम की चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है डायरेक्टली। वहाँ पर जो जजेज होते हैं उनको हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन नहीं बोलते, वहाँ पर जुडिशियल कमिश्नर नाम होता है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ जुडिशियल कमिश्नर। तो ये नाम का फर्क है, बाकी पोस्ट वही है, पावर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो नाउ देखिए हमारे पास दो तरह के शेड्यूल्स हैं, दो छोटे छोटे लिस्ट हैं। पहले लिस्ट में ऑफेंसेज का क्लासिफिकेशन किया गया है और दूसरे लिस्ट में फॉर्म दिया गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्म को भी मैं एक लिस्ट में ये निकाल देता हूँ, उसके बाद दूसरे में दूसरा निकाल देता हूँ। अभी तक आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहाँ मेरा इस ये सब छोटे छोटे डाउट्स हैं तो बता दूंगा, जहाँ पर बड़ा इश्यू होगा तो देख के बताएंगे। अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे जब ये चल। बॉन्ड पत्र का हाँ। बॉन्ड जो होते हैं सर, हाँ, जो बॉन्ड इसके लिए क्या कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है या कैसा होता है सर ये? ये इनको पावर दिया हुआ है लॉ के अंदर, इनको पुलिस को अथॉरिटी है ऐसा करने के लिए। ऐसे बिना अच्छा। पावर के या बिना प्रोसेस के नहीं करा सकते ना ये।
इनको पावर बकायदा मिला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बताएंगे सब, इसमें है बारीकियां, तो आपको तो खुद बारीकियों का पता है, तो यहाँ से बताऊंगा मैं। देखिए इस स्क्रीन पर देखिए तो आपको फर्स्ट शेड्यूल दिखेगा, ठीक है, और यहाँ हाँ जी। देखिए तो आपको सेकंड शेड्यूल दिखता है। रियल लाइफ में अगर आप जाएंगे कोर्ट में, तो आपको जैसे मान लीजिए बेल बॉन्ड भरना है, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, या आपके पास समन आता है कोर्ट से, तो आप जाएंगे दुकान पर, सो कॉल्ड जो कोर्ट कैंपस होता है वहाँ पर जाएंगे, आप बोलिएगा कि हाँ। आपको हाजिरी लेटर चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, मिल जाएगा, बेल बॉन्ड भरना है, वो एक पेज निकाल के आपको दे देगा। वो पेज के अपने घर से छाप के ला रहा है? द आंसर इज नो। वो यहाँ का जो फॉर्मेट ये दिया हुआ है ना, इसी को बस प्रिंट आउट करके मार्केट में सेल करके पैसा कमा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि दुकान बंद है, कोर्ट कैंपस बंद है, तो भी आप घर बैठ के ये टाइप करके निकाल सकते हैं। उसकी भी इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना उसकी है, दोनों की सेम वैल्यू होती है, कोई फर्क नहीं होता है। वो क्या है, आपको रेडीमेड बोलते हैं ना, कि जैसे भूख लगी है तो जाके सीधा रेस्टोरेंट में बैठ गए और सीधा ऑर्डर कर दिया और खा लिए, वो एक सिस्टम हो गया जो आपको रेडीमेड मिल गया। और दूसरा है कि आप घर गए खुद से खाना पका के खा रहे हो, दैट इज ए डिफरेंट इशू। देखिए सेकंड शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों शेड्यूल पर थोड़ा थोड़ा कमांड होना चाहिए, ठीक है, आपको बहुत जरूरी है कमांड करना। देखिए सेकंड शेड्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नए वाले कानून में, ये पुराने वाले कानून में नहीं था, सीआरपीसी में नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ इन्होंने लिखा है नोटिस फॉर अपीयरेंस बाय द पुलिस। मतलब क्या हो गया, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बुलाती है, सिर्फ बुलाएगी अपीयरेंस के लिए, तो उसके लिए नोटिस देगी, तो नोटिस किस फॉर्मेट में दिया जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट देखिए यहाँ पर बना हुआ है, और ये फॉर्म नंबर 1 है और इसी के अकॉर्डिंग है। और किस सेक्शन से अटैच है, तो 35 का सबसेक्शन 3। इसका मतलब ये हो गया, इस सबको थोड़ा पढ़ना समझ जाइए। सेकंड शेड्यूल जो है कहाँ से आ रहा है, सेक्शन 522 से। अगर मैं आपको 522 पे ले जाऊंगा तो भी आपको मिल जाएगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको 522। से एक और डुप्लीकेट मैंने निकाल लिया। आपको सब बेसिक्स जो है पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो आप लोगों को। ये रहा 522, तो मेरे को आना पड़ेगा नीचे। 44 ज़्यादा ही नीचे चला गया। नॉर्मली क्या होता है कि सीधा उस सेक्शन डेफिनेशन बताना शुरू करते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एकदम बेसिक्स जो होता है वो आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए कैसे 522 अटैच होता है, क्यों 522 लिखा हुआ है, क्यों का आंसर भी मैं दे दूंगा आपको। देखिए ये ऐसे हवा में नहीं आता है, यहाँ देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है ना 522 फॉर्म्स सब्जेक्ट टू द पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 227। अब जिनको नहीं पता, जैसे आपको दीपक जी शायद पता है, नहीं पता, आई डोंट नो, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 227 बहुत पावरफुल आर्टिकल है। ये हाई कोर्ट का पावर है, पहले बता रहा हूँ हाई कोर्ट का। तो अगर आप दिल्ली से हाँ बिलोंग जी। कर रहे हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, वो आर्टिकल 227 के तहत जैसे फॉर्म्स चाहे वैसा फॉर्म वो बना सकती है, वैसा फॉर्म वो निकाल सकती है, ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फॉर्म्स सेट फोर्थ इन द सेकंड शेड्यूल, आ गया सेकंड शेड्यूल, विथ द वेरिएशन सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टांसेस, छोड़ दिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है 522, इसका सिग्निफिकेंस है, ऐसे फालतू नहीं लिखा हुआ है। लॉ की किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर, खास के बेयर एक्ट के अंदर अगर एक डॉट भी आपको मिला हुआ है, इसका भी मतलब है, कॉमा अगर मिलता है इसका भी मतलब है, कॉलन अगर लिखा है इसका भी मतलब है। बिना मतलब के कोई भी बात लॉ में नहीं लिखी होती है। ये फालतू, इसको बिल्कुल मत समझने की गलती करिएगा कभी भी, चाहे आप एग्जाम के पर्पज से दें, चाहे प्रैक्टिस के पर्पज से लें, किसी भी पर्पज से, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पर देखिए 522 आपको मैंने दिखा दिया, इसका फॉर्म नंबर 1, इसका नाम पड़ गया, नोटिस फॉर अपियरेंस बाय द पुलिस, सेक्शन आपका 35 का 3, तो वो 35 के 3 में आएगा। फॉर्मेट में क्या होगा, तो देखिए
यहाँ पर थाना वाला अपना क्या करेगा, सीरियल नंबर डालेगा, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 जो भी है डालना तो डालेगा। तो ऐसे लिखेगा, मान लीजिए पहला है तो 1/24, यानी 2024 में साल का पहला है ये सीरियल नंबर। पुलिस स्टेशन तो कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो मान लीजिए कोई भी पुलिस स्टेशन ले लीजिए, कौन सा पुलिस स्टेशन है, जो भी लेना है यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसका नाम। ठीक है, किसको भेजना है, तो यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, टू किसको भेजना है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द अक्यूज यानी अक्यूज्ड को भेजना है, या नोटिसी यानी जिसको हम भेजना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हमको भेजना है किसको, मान लीजिए अक्षय कुमार साहब को भेजना है, तो अक्षय कुमार साहब को भेजना है, तो यहाँ पर अक्षय कुमार लिखा गया। लास्ट नोन एड्रेस, उनका जो पता मेरे को पता है, यानी पुलिस वाले को जो पिछला जहाँ पर लास्ट नोन एड्रेस है वो एड्रेस लिख देना है। उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अगर कोई है तो वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। ठीक है, आगे देखिए, इन परसुएंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 35, तो ये लिखने का तरीका है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं, मतलब बस इतना ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इन परसुएंस ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द BNSS, आई का मतलब ये पुलिस वाला है, यानी कौन है बेसिकली, एसएचओ। एसएचओ होता है, एसएचओ किसको बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, सो स्टेशन हाउस ऑफिसर हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, हम कोई केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, FIR नंबर सो एंड सो, केस नंबर सो एंड सो, हम इतने तारीख को FIR हुई है वो डेट लिख दी, किस सेक्शन के अंदर FIR हुई वो लिख दी, रजिस्टर्ड किस स्टेशन पे हुई पुलिस स्टेशन में वो लिख दी। इट इज रिवील्ड, रिवील्ड सबको पता है क्या मतलब होता है, इट इज रिवील्ड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन यू टू असर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम यू। तो भाई हमको इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान मेरे को पता चला कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में मेरे को आपसे कुछ जान करनी है, जानकारी लेनी है, पूछताछ करनी है इन रिलेशन टू द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन। हेंस यू आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर मी एट सो एंड सो AM और PM, यहाँ पर AM PM कुछ भी चलेगा, 7 बजे 8 बजे रात 9 बजे जो भी लिखना है, और जब भी बुलाना है वो टाइम डालेगा, और यहाँ पर जहाँ बुला रहा है जिस पुलिस स्टेशन बुला रहा है वो किस पुलिस स्टेशन ने जारी किया है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा आपका पुलिस स्टेशन का सील रहेगा, यहाँ पर देखिए सील लिखा है, तो यहाँ पर सील लिखने का मतलब सील लिखना नहीं है, सील मारेगा। ठीक है ना, वो मारेगा। यहाँ पर नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज, तो ये यहाँ पर बेसिकली SHO का साइन होता है, यहाँ SHO का नाम होता है, और यहाँ उस थाने की सील लगी होती है। तो जैसे दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस लगेगा, बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस है, जम्मू पुलिस है तो जम्मू, हरियाणा पुलिस है तो हरियाणा पुलिस, वहाँ का लगेगा। तो ये कौन भेज रहा है, ये भेजता है पुलिस वाला। तो ये फॉर्मेट आपको यहीं से पता चलता है। इसमें बड़े जबरदस्त ये सेकंड शेड्यूल होता है। इसमें डेथ वारंट आपने सुना है, आप लोगों को डेथ वारंट पता है? बिल्कुल नहीं। सर। डेथ वारंट क्या होता है कि जब किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, मर्डर जैसे अपराध के लिए, रेप जैसे अपराध के लिए, तो उसको अब आदेश दे दिया कि जाओ इस आदमी को फांसी पे चढ़ा दो। मैंने ऑर्डर पे किया है कि हाँ भैया हम इसको फांसी की सजा देते हैं, ये कागज पे लिखा आ गया फांसी की सजा देते हैं, लेकिन उसको फांसी की सजा वास्तव में नहीं दी गई है। फांसी की सजा देने के लिए उसको बकायदा जो जेलर है, जिस जेल में बंद है, उस जेलर को चिट्ठी लिखी जाती है, किसके तरफ से, कोर्ट की तरफ से, कि भाई तुम्हारे जेल में एक सो एंड सो नाम का कैदी है, उसका केस नंबर सो एंड सो है, उसने ये अपराध किया है, हम उसके लिए आदेश देते हैं, मैं उसके लिए ऑर्डर देता हूं कि उस व्यक्ति को सो एंड सो तारीख तक तुम उसको फांसी पर लटका दोगे। कैसे लटकाना है उसका तरीका भी बताया कानून में। ये जो आप लोग देखते हैं ना रस्सी पे लटकाना, ये कानून में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा देंगे तो उसको मारने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। यहाँ कहीं वो अमेरिकन स्टाइल नहीं है कि उसको जहर वाले इंजेक्शन दे दी जाएगी, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाएगा, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ यही एक तरीका बताया है यहाँ पर हिंदुस्तान में, फांसी दे के ही मारना, और कोई तरीका है ही नहीं। अब ये कि ये सालों साल पुराना है चाहे जो है, तकलीफ सब में होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। आप किसी को क्या करोगे, मारोगे लटका के तो भी शरीर को तकलीफ होगी। लोग कहते हैं कि सबसे कम तकलीफ होती है, लेकिन मेरे को तो पता नहीं, आई एम नॉट ए बायोलॉजी स्टूडेंट। तो भाई गर्दन की हड्डी टूट जाती है लटकाने से, तो ऑब्वियस सी बात है जब गर्दन की हड्डी टूट जाएगी तो सांस नहीं आएगा तो आदमी मर ही जाएगा। खैर, मतलब मैं छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे। ये देखिए सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची है। देखिए समन कैसे भेजा जाता है अक्यूज्ड पर्सन को। अक्यूज्ड पर्सन वो पर्सन है जिसका नाम FIR में आ गया,
अक्यूज पर्सन वो पर्सन है जिसने अपराध किया है, ऐसा शुरू शुरू पता चलता है। तो ये हो गया समन्स कैसे भेजा जाता है, आपको सब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्म नंबर 3, अरेस्ट करने के लिए वारंट। अभी मैंने आपको बताया था ना, अरेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो वारंट के साथ, अरेस्ट विथ वारंट, और अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये अरेस्ट विथ वारंट वाला जो चक्कर है, इसमें फॉर्म नंबर 3 काम आएगा, ठीक है। ये भी अरेस्ट विथ वारंट है। उसके बाद देखिए बॉन्ड और बेल बॉन्ड आफ्टर अरेस्ट अंडर ए वारंट। तो जब वारंट से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसको बेल पर अगर छोड़ना है, बॉन्ड पर छोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 4 का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरीके से प्रोक्लामेशन, उद्घोषणा करना, ठीक है, बाकी छोड़िए पीछे। प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस। इसके अलावा देखिए अदर ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करना है विटनेस के लिए, तो यहाँ पर है। यानी कि आपको हर चीज़ का यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे फॉर्मेट मिलेगा, इसमें सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे को आपको क्या बताना है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए इसमें अगर आप जाओगे देखने के लिए, तो हेलो। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे सर बता देना, ये जो सर आपने कहा ना कि जब किसी एक्यूज्ड को, किसी पर्सन को पुलिस बुलाती है, वो हम्म पुलिस स्टेशन आए और अपनी अटेंडेंस दे। मैंने कहा सर अगर वो उसका नॉन कंप्लायंस करे, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? वो आगे बताएंगे, वो सेक्शन 35 पर बताएंगे, वो बताएंगे, डोंट वरी। वो क्या क्या कर सकते हैं वो बताएंगे, ये तो भी नॉर्मल चीज़ है, इस पे टॉपिक पे रहेंगे, वो बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए इसके बाद वो सारा बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर आएगा चार्ज। देखिए तो चार्ज विथ वन हेड। अब ये वन हेड टू हेड क्या होता है ये भी समझिएगा। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ एक अपराध के लिए अगर चार्ज करेंगे तो चार्ज विथ वन हेड। अगर दो अपराध होगा तो चार्ज विथ टू हेड। तीन अपराध होगा तो चार्ज विथ थ्री हेड्स। मोर उतना चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए चार्ज, तो चार्ज ऐसे ही लिखा जाता है। चार्ज जो कोर्ट में बनता है इसी फॉर्मेट में बनेगा, और कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं है। अगर गवाहों को बुलाना है समन्स से, तो ये देखिए फॉर्म नंबर 34 का इस्तेमाल होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नए कानून के हिसाब से बता रहा हूँ, पुराने कानून में भी सेम है, डोंट वरी, सेम है, सिर्फ सेक्शन नंबर वहां पर बदल गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सी चार्ज हो गया, ऑर्डर रिक्वायरिंग प्रोडक्शन इन कोर्ट इन ऑफ पर्सन प्रिजन फॉर गिविंग एविडेंस, एविडेंस देने के लिए बुलाना है। जितने आप सोच सकते हैं वो सारे का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, सारे का। सी वारंट ऑफ कमिटमेंट अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ। कमिटमेंट की बात आती है डेथ सेंटेंस में। देखिए किसी व्यक्ति को यहाँ पर ले लिया है कि भैया तुमने डेथ सेंटेंस वाला ऑफेंस किया है, उसको वारंट ऑफ कमिटमेंट। उसके बाद देखिए वारंट आफ्टर ए कम्यूटेशन अ सेंटेंस, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, जो आपको मैंने भी कहा था वो यहाँ पर है। ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम वालों के लिए जरूरी है। इसी को कहते हैं डेथ वारंट। बेसिकली दिस इज डेथ वारंट। तो एग्जाम में पूछते हैं, मैं एग्जाम वालों के लिए कह रहा हूँ कि ये फॉर्म नंबर पूछेगा कि किस फॉर्म के अंदर डेथ वारंट मेंशन किया गया है। तो वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, ये है फॉर्म नंबर 43। अब बहुत बार एक कंफ्यूजन छोटा सा टर्म आता है जिसको भी मैं यहाँ पर छोटा क्लियर कर दे रहा हूँ। वारंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वारंट? देखिए वारंट जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है। वारंट इज नथिंग बट, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा पत्र, ठीक है। आज्ञा पत्र मतलब मैं तुमको आदेश देता हूं। तो जब कभी आप सुनते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी इसका हिंदी मतलब क्या निकला, गिरफ्तार करने का आदेश। अगर निकलता है आपको, बहुत सारे निकलते हैं, अरेस्ट वारंट हो गया, वारंट में बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट ऐसे भी निकलता है। तो अगर बेलेबल वारंट निकलता है तो इसका मतलब समझिए कि वैसा आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को बेल देने की बात हो रही है। नॉन बेलेबल वारंट जिसमें किसी व्यक्ति को बेल नहीं देना है, सीधे अरेस्ट करके ले आना है। तो वारंट शब्द का सीधा मतलब होता है आज्ञा पत्र, और कुछ नहीं, मतलब आदेश देना, ऑर्डर के फॉर्मेट में होता है। ओके, तो बेसिक्स यहां तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, तो इसमें एक चीज और मैं साथ के साथ बता ही देता हूं। देखिए यहां से देखिए लास्ट, ये एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा कितने हैं, एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं, तो नए कानून में 58 हैं,
पुराने कानून में 56 थे, तो ये यहाँ पर मेंशन है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 58, पुराने कानून में 56 थे। ठीक है। नाउ डेट ऑफ एसेंट, डेट ऑफ एसेंट कुछ नहीं होता, समझिए कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। दीपक जी आपके लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट में थोड़ा समझ लीजिएगा, ऐसे हाँ आपके जी, हाँ लिए जी, ज़्यादा ठीक। लगेगा नहीं, लेकिन हाँ जान सकते हैं, इससे जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो डेट ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है? कानून बनाने का एक प्रोसीजर होता है। कानून हमेशा बनाने के पहले उसको लोकसभा या राज्यसभा, दो हमारे पास पार्लियामेंट में पार्ट बॉडी है, तो कोई भी एमपी जो कि क्या होगा, सिटिंग पार्टी का होगा। सिटिंग पार्टी मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जैसे आज की तारीख में बीजेपी जो रूलिंग पार्टी, या जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो क्या करेंगे, खड़े होकर के बताएंगे भैया इस स्टेज पर हम कानून बनाने वाले हैं, ये कानून का फॉर्मेट है। अब वो क्या करेंगे, वो अपने तरफ से उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उसको आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब उसके ऊपर क्या हो सकता है, सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब लोकसभा के मेंबर, वो कहेंगे हाँ ये कानून ठीक है, तो उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, तो लोकसभा से पास हो गया। अब गया राज्यसभा में, पहले लोकसभा में पास हो गया या पहले राज्यसभा में पास हो गया, जहां भी गया पहले, फिर राज्यसभा में अगर गया तो राज्यसभा में सबसे पूछा जाएगा भाई ये तुम्हें ये पसंद है कानून, ओके है, सबने कह दिया ओके है, तो मतलब वो कानून लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों से पास होके निकल गया। अब जब दोनों सदनों से पास हो गया तो इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास कि भाई हमने एक कानून है जो कि सो एंड सो पास किया है, हमें इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए, हमें आपके इसके एसेंट चाहिए। तो एसेंट का मतलब कुछ नहीं होता, जब उस पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एसेंट देना। जैसे हम लोगों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंसेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जब मुझे कंसेंट देंगे तभी मैं आपके घर आ सकता हूं, एसेंट नहीं। एसेंट होता है लीगल टर्म, कंसेंट होता है नॉन लीगल टर्म। तो अगर आप मुझे कंसेंट देंगे तो मैं ये काम करूंगा, ये कॉमन मैन के लिए है, आम आदमी के लिए है। लेकिन जब लीगल सेंस में बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एसेंट। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तो वो होता है एसेंट, ठीक है। एसेंट देने का मतलब है कि राष्ट्रपति भी मानते हैं कि हाँ ये कानून सही है, और साइन करके ये बता दिए कि हाँ ये आज से कानून हो गया है, बन गया है। लेकिन लागू कब होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लागू कब होगा, तो लागू करने का जो सिस्टम है वो भारत सरकार के पास है। लागू कब करना है कब नहीं करना है, तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा, जो राष्ट्रपति ने एसेंट दिया था वो 25 दिसंबर 2023 को दिया था, 25 दिसंबर 2023, क्रिसमस के दिन, ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार ने इसको लागू किया ये 2024 में लागू किया गया। तो सामान्य तौर पर ये देखिएगा 99% केस में कि कभी भी पहले एसेंट की डेट होती है और कमेंसमेंट की डेट बाद में होती है। कमेंसमेंट का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो लागू बाद में होगा, साइन पहले होगा। तो साइन हो गया 2023 में, लागू हुआ 2024 में। कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2024। इसका मतलब आपको मोटे तौर पे सीधा समझिए कि बीएनएसएस का हैप्पी बर्थडे कब होगा, 1 जुलाई को। हर साल की 1 जुलाई को बीएनएसएस का बर्थडे होगा। अब जब 2025 आ जाएगा तो 1 जुलाई को हमारा सो कॉल्ड बीएनएसएस 1 साल का हो जाएगा, उसका आप फर्स्ट बर्थडे मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा 26, 27, 28, तो इसमें बड़ा होगा। अभी ये बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा उपद्रव भी नहीं कर रहा है, इसमें भी ज़्यादा उपद्रव नहीं है। जैसे जैसे ये पुराना होगा बड़ा होगा ये ज़्यादा उपद्रव करेगा। इसका कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें केसेस डिसाइड करनी शुरू कर देगी, ठीक है। तो बेसिक्स आपको यहाँ तक मिल गया। टोटल सर नंबर, एक फॉर्म और है हाँ जो मुझे जानकारी लेनी थी, मैं अभी आप बता रहे थे, हाँ ये वारंट टू लेवी अ फाइन बाय अटैचमेंट एंड सेल। हाँ, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, वो अटैचमेंट एंड लेवी के लिए है। हाँ, तो ये इसके अंदर लिखा है नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हम्म और अदर पर्सन और अ पर्सन हु आर एग्जीक्यूट द वारंट। अब इसके अंदर में क्या होता है कि पुलिस वाले आके हम्म पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है। एम आई राइट सर? अटैचमेंट का है हेलो। तो उसमें, हाँ बोलिए ना सर। हाँ, उसके अंदर में पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और रिकवरी करने के लिए जबरदस्ती, जबकि इसके अंदर शायद सीआरपीसी का 421 अप्लाई होता है। ठीक ये है। ये वही वाला फॉर्म है? नहीं, इसमें थोड़ा आप मेरे को पहले उसको फॉर्मेट भेजिएगा, जैसे वो कल वाली गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट सेशन वाली। आप पहले फॉर्म भेजिएगा हाँ, मेरे को उसका इमेज,
तब मैं उस पर कमेंट करूंगा। नहीं तो फिर वो जो याद है आपको, अपील और रिवीजन, वो वाला गड़बड़ ना हो। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, हाँ, मैं नहीं नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई भेजिए डिटेल आप नहीं है, मैं तो उसको, बस आप ये भेजिएगा तो मैं देख के बोलूंगा, ऐसे बिना देखे नहीं बोलूंगा। नहीं तो फिर मैं वारंट टू ऐसे बोलूंगा लेवी आप अ उसको फाइन, देखो। हाँ, ये कैसे रिकवर होता है? वो प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस इसमें बताएंगे, वो सारा प्रोसेस इसमें दिया अच्छा। हुआ है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कानून में छोटी सी बात और समझ लीजिए, बेसिक इतना जब आ रहे हैं आप लोग तो, ये अब जैसे देखिए समझिएगा, ये जो मैंने आपको लॉ बताया, ये है भारत सरकार की तरफ से बनाया गया लॉ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब इस पे मैं नहीं जाऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाती है, इसका भी आंसर है मेरे पास। इसका हम्म। भी आंसर है कि भारत सरकार ही कानून क्यों बना रही है। भाई इसका आंसर सीधा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए, संविधान में जाइए, तो वहां पर लिखा है। यानी कि अब मैं थोड़ा सा और डीप चला जाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में एक लिस्ट आती है, इसको हम पहले सेवेंथ शेड्यूल बोलिए, सेवेंथ शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सेवेंथ शेड्यूल है, सातवीं अनुसूची बोलते हैं हिंदी में। सेवेंथ शेड्यूल में क्या किया गया है, तीन तरह के लिस्ट का जिक्र किया गया है। एक होता है जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। तीन तरह की लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर भारत सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश के साथ हमको दोस्ती रखनी है कि दुश्मनी रखनी है, ये बिहार सरकार थोड़े सोचेगी। दिल्ली सरकार, ये केजरीवाल के डोमेन से बाहर है। ये जम्मू कश्मीर नहीं सोचेगा, उड़ीसा गवर्नमेंट सरकार को नहीं मतलब है हमको फ्रांस के साथ दोस्ती रखना है कि झगड़ा करना है, कोई मतलब नहीं है। हमको कनाडा के साथ झगड़ा करना है कि दोस्ती, ये भारत सरकार का काम है, भारत सरकार समझेगी। पासपोर्ट वाला काम जिसको बोलते हैं विदेश विभाग, एटॉमिक एनर्जी, ये सब भारत सरकार के जिम्मे आता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आता है जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आ गया, जमीन, जैसे लैंड। तो जितने भी जमीन से रिलेटेड कानून होते हैं वो सब उस राज्य की सरकारें बनाती है। तो आप समझ लीजिए कहीं अगर, जैसे बिहार में बहुत क्राइम है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को 200%, हर जगह क्राइम है लेकिन दिखता कम है। हाँ। दिल्ली में भी क्राइम है, आपको याद होगा एक सिनेमा चलता था, सिनेमा की चेन है, वेव, वेव है ना। उपहार। नहीं नहीं, वेव का मालिक कौन था, अबे सिनेमा, हाँ। बॉन्टी, बॉन्टी था हाँ, ना। ट्वेंटी फिर, चौदह। हाँ बॉन्टी, वो तो मर गया, हाँ, लिकर किंग। गोली चली उसके, लिकर उस किंग। समय मैं वहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो लीकर के ओके। वो दारू वारू बेचता था पहले। तो बॉन्टी चड्डा की मौत हो गई, तो वो क्या है, वहाँ जो कानून है वो कानून, जमीन से रिलेटेड कानून कौन बना रहा है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कानून कौन बना रहा है, वहाँ की राज्य सरकार बनाती है। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर अगर कोई जमीन है तो उसके रिलेटेड जम्मू सरकार बनाएगी। बिहार सरकार है तो बिहार का कानून कौन बनाएगी, जो जमीन देख रहा है वही उसका कानून बना रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जमीन का वो प्रॉब्लम है, कोई दूसरे का जमीन कैप्चर कर रहा है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कानून सर कौन बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ये स्टेट लिस्ट है। दूसरा एक और होता है लॉ ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो गया कि भाई अब यहाँ पर कोई क्राइम होगा तो उसके लिए भी कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाती है। तो राज्य सरकार को, जैसे बिहार सरकार को लगता है कि भाई शराब पीने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो उन्होंने शराबबंदी कर दी, एक नया ही कानून बना दी। तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामला का कानून कौन बना रहा है, राज्य सरकार। एक तीसरी लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है, आप इसको बोल सकते हैं 50-50 या हाइब्रिड लिस्ट। इसमें क्या है कि भारत सरकार यानी यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही कानून बना सकती है। ये झगड़े वाला मैटर है, ठीक है। तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, इनसे रिलेटेड कानून पर, इनसे रिलेटेड मैटर पर कानून भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कानून बना सकती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जब दोनों मिलके ही कानून बनाएगी तो झगड़े वाली बात हो गई। एक कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो ये कानून बनाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैं तो ये कानून बनाऊंगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं आपके लिए दीपक जी। जैसे आपने पढ़ा हाँ है जी, सेक्शन 125 आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको पता है हाँ जी, सीआरपीसी, ठीक है। उसमें मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो मेंटेनेंस हाँ के जी। लिए वहां पर साफ साफ लिखा हुआ होगा आपके पास जो बेयर एक्ट होगा उसमें, कि मजिस्ट्रेट जितना चाहे उतना मेंटेनेंस दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है, यस और नो, लिखा हुआ यस सर। है, हाँ लिखा जी, हुआ होगा। लेकिन अगर आप हाँ जी, हाँ जी। महाराष्ट्र चले जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, अगर महाराष्ट्र सरकार के अंदर आप होते और महाराष्ट्र में आप होते, वहां के आप हाँ। वो होते, आप डोमिसाइल होते, तो आपको 500 रुपया बांध दिया जाता। आप हंस के दीजिए चाहे रो के दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। मतलब वहां पर वहां की सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया है। अमेंडमेंट ओके। मतलब उसमें चेंजेज कर दिए हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई 125 का मैटर आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे तौर पे आदमी को 500 रुपया भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा।
एमपी में भी शायद 1500 रुपया है। हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे यहाँ जो दे देगा मजिस्ट्रेट वही हमको वही अवार्ड कर सकता है, यानी मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दे दी। कुछ राज्यों ने कहा कि भाई मजिस्ट्रेट को पावर पे छोड़ दिया, जितना दिल करे उतना तुम दे दो। किसी जगह बांध दिया कि नहीं नहीं 500 रुपया दे दो। तो जहाँ बांध दिया वहां पर लड़कियां रोती हैं, महिलाएं रोती हैं, वाइफ रोती है, अरे 500 रुपया से आज के जमाने में क्या होगा भाई, 500 रुपये महीना गुजारा दैट इज द करना। ओल्ड सीआर, ये पहले था ना 500 रुपए का, पहले पुराने में शायद यही था। हाँ, तो वो अलग अलग राज्यों का है। उसके लिए आपको, अगर आप जो बेयर एक्ट पढ़ेंगे उसमें स्टेट अमेंडमेंट्स लिखा रहता है, नीचे आप देखिएगा तो आपके बेयर एक्ट में अगर होगा तो उसमें स्टेट हाँ जी, हाँ अमेंडमेंट्स जी। मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट अमेंडमेंट का मतलब है आप अपने राज्य को देखिए, जिस राज्य का देखिएगा वहां मिलेगा आपको। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन होता है, तो एंटिसिपेटरी बेल पूरे हिंदुस्तान में सब जगह मिलता था एक्सेप्ट यूपी। पहले पहले ये सो कॉल्ड योगी आदित्यनाथ के आने के पहले की बात बता रहा हूँ, यानी योगी आदित्यनाथ के पहले टर्म के आने के पहले यूपी में अगर कोई अपराध करता और वो जाता कि हमको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए, असंभव था, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या कर रखा था, एंटिसिपेटरी बेल को बंद कर रखा था। उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था, और एक सेक्शन है 438, किसका, सीआरपीसी का 438, सीआरपीसी का। उसको उन्होंने स्ट्रक डाउन किया हुआ था, उसको नॉन इफेक्टिव बना दिया था। आप देखिए सीआरपीसी पुराना निकाल के, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि भाई यूपी के लिए लागू नहीं होगा, यूपी सरकार का अमेंडमेंट है। आप बाकी किसी भी स्टेट में चले जाइए, लगे हाथ दिल्ली चले जाइए, बिहार चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, ये उड़ीसा चले जाइए, सब जगह एंटिसिपेटरी बिल होगा, सिर्फ वहां नहीं होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ये कंकरेंट लिस्ट का जलवा है। कंकरेंट लिस्ट की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों में कोई टसल होगा, कोई झगड़ा होगा, तो हमेशा केंद्र सरकार ही जीतेगी, केंद्र सरकार का ही कानून आगे भारी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा झगड़ा होता नहीं है, और झगड़ा होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके निपटता है, ये भी बता दे रहा हूँ। फिर वो सीधा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, फिर दोनों उसको मानते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, वो कावेरी जल विवाद नाम आप लोगों ने सुना होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कभी छोटे में बचपन हाँ में जी, सुना हाँ होगा। जी, हाँ जी। वो सब क्या है, वो सब उसी का नतीजा है, दो स्टेट झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लॉ में ये सारी चीजें आती हैं, लॉ के अंदर ही आ गया। बीएनएसएस में आपको सबसे मोटी बात क्या समझनी है कि ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर को कमांड करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर को कमांड करने के लिए इन्होंने एक बकायदा प्रोविजन बना दिया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 531 है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको 39 मिलेंगे, पुराने में 37 था। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 2 अभी भी है और पहले भी था, लेकिन इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल आप देखेंगे तो सेकंड शेड्यूल में फॉर्म्स की जो संख्या है, जो नंबर से वो बढ़ गए हैं, वो 58 हैं, पहले वाले में 56 था। अब इसमें एक और छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं। फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेज की, तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑफेंसेज, सिर्फ मैं ऑफेंसेज की बात कर रहा हूं, ऑफेंसेज को बड़े अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफेंसेज को हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए ऑफेंसेज में क्या सिस्टम बनता है कि अगर आप देखेंगे इसको, सो कॉल्ड अपना लिस्ट को, इस लिस्ट को देखेंगे ना अपने अपने फॉर्मेट के अंदर, तो वहां पर आपको सिर्फ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेज की लिस्ट आपको मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय न्याय संहिता के अंदर ही ऑफेंसेज की लिस्ट दी हुई है उतना ही अपराध होता है, नहीं। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई किसी, अभी कोई छोटी बच्ची के साथ खुदा ना करे बट बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, छोटी बच्ची 10 साल 12 साल 13 साल, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है बीएनएस के अंदर, पहले बता दे रहा हूं खुल के। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में देयर इज नो प्रोविजन एज सच, नहीं है। वो कहां पर मिलेगा, पॉक्सो एक्ट के अंदर। अगर आप किसी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला, आदमी, पुरुष या किसी के साथ आप गलत तरीके से पेश आते हैं, तो उसके लिए अगर कोई दंड है या उसके लिए कोई कानून है, तो वो आपको बीएनएस में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा एससी एससी एक्ट के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी का ईमेल आईडी चोरी कर लिया है, उसका आप कोई अकाउंट हैक कर चुके हैं, तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन आपको बीएनएस में नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा, आईटी एक्ट यानी साइबर। इंफॉर्मेशन आईटी। टेक्नोलॉजी एक्ट में जाके मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि बीएनएस इज नॉट ए कंप्लीट कोड, यानी भारतीय न्याय संहिता अपने आप में कंप्लीट नहीं है,
क्योंकि अपराध इतना ही नहीं है जितना ये बताया जा रहा है। बीएनएस में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एबडक्शन, फर्जरी, ये सब मिलेगा आपको। मोटे तौर पर यही है उसमें, और कुछ नहीं। डिफामेशन, ये सब मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी जो आपको छोटे 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 अपराध हैं वो आपको छोटे छोटे एक्ट में मिलेगा। SC ST एक्ट हो गया, आपको IT एक्ट हो गया, उसके अलावा आपको बहुत सारे आर्म्स एक्ट, आप अगर बिना लाइसेंस का अगर कोई पिस्टल लेके घूम रहे हैं तो आर्म्स एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा। IT वाला एक्ट बता ही दिया आपको, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ लिया आपने। अब आइए आगे। ठीक है, डेट ऑफ एसेंट भी आपको बता दिया, डेट ऑफ कंसेंट कमेंसमेंट भी बता दिया। अब यहाँ से देखिए जो सीरियल नंबर दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है? कुछ नहीं है, ये आपको बता रहा है कि भाई चैप्टर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। यानी कि सबसे पहला सीरियल नंबर 1, इसमें प्रीलिमिनरी चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है, और इसमें सेक्शंस कितने दिए हैं? 1 to 5। अच्छा ये वन टू बताइए फाइव दीपक जी, आपके लिए पूछ रहा हूँ, उनके लिए नहीं, तनवीर जी के लिए हाँ, नहीं, आपके लिए कह रहा हूँ। आपको सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज पता है? थोड़ा थोड़ा आइडिया है। जैसे एक बताइए, मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। ये आप ये बताइए, जैसे ये 531, इसमें बताइए आपके हिसाब से सेक्शन कौन है, सब सेक्शन कौन है, क्लॉज कौन है, बताइए। सर सेक्शन है 531, रिपील एंड सेविंग। ठीक है। और उसका सब सेक्शन है 1 और 2। ठीक है, क्लॉज और क्या है? उसका सब टाइटल है ABC ये क्लॉज हो गया। क्लॉज। हाँ, अगर ए के नीचे यहाँ पर मैं 1 लगा दूंगा तो ये सब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। क्लॉज हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने, ये सेक्शन हो गया। और ये इसका, ये भी आपका सब, ये सब सेक्शन हो गया, ये सब सेक्शन है। ये ए जो है ये क्लॉज पढ़ेंगे इसको, और इसको सब क्लॉज पढ़ेंगे। ये सब लिखा हुआ रहता है, सब बेयर एक्ट जी। में लिखा हुआ रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये बेसिक्स था आपके लिए, चलिए ये भी कवर हो गया। नाउ अब देखिए यहाँ से, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है, आगे चलें? क्या नाम है, तनवीर जी, चलें कि रुकें? आवाज़ आ रही है? निकल लिए एक्चुअली जो तनवीर जी अभी हैं। है। हाँ है ना, ये एक्चुअली ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये जम्मू से हैं। सर सर हो हाँ, गया। हो गया। सर आज नहीं पेंट कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कल से। हाँ नहीं ठीक है, आज एक्चुअली क्या है, इनको 50 किलोमीटर दूर जाना होता है कोर्ट प्रैक्टिस के लिए, और ओके। जम्मू में तो खाई खाई है, आपको पता है सिचुएशन। हाँ ठीक हाँ। है, तो इस वजह से तो कल से, कल के लिए, कल तो मैं अच्छे से बता दूंगा, परसों नहीं बता पाऊंगा क्योंकि परसों से हमारे यहाँ माइक बहुत ज़्यादा साउंड करेगा सुबह 4 बजे, सब सुबह से। छठ पूजा के लिए। हाँ, तो इस वजह से कल कल क्लास रखेंगे, उसके बाद जैसे हो फिनिश हो जाएगा पूजा फिर आप लोग को चला जाएगा। और आप लोग सब ग्रुप में हैं, आप लोग को पता है ना, ग्रुप है छोटा सा, उस ग्रुप में है, उसी हाँ जी। ग्रुप में आप लोग को लिंक शेयर करेंगे ताकि सबको मिल जाएगा। इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं हो, कभी किसी को भेजा नहीं हो या भूल गए, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर कल। ओके देन। मेरा सवाल का जवाब दे दो सर। क्या सर, बताइए, एक सेकंड रुकिए। मैं वही वाला जो अपना ये है ना, वारंट टू लेवी अ फाइन बाय अटैचमेंट। आप उसकी कॉपी भेजिए ना सर, पहले आप कॉपी भेजिए ना मेरे को। आप ऐसे बिना देखे बताने में मेरे को ही रिस्क लगता है, पेशेंट को बिना देखे आप क्या जवाब दे देंगे, बात को समझिए, है ना? आप पहले नहीं उसका नहीं, मैं तो कॉपी भेजिए।